चलो हम फिर से। The advantage of this cryopreservation is that the patients who fail to conceive may become pregnant, and using such embryos, cryopreserved embryos, they have the advantage that patients need not to go through a full IVF cycle. और अगर प्रेगनेंसी हो गई फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी उसी फीमेल का अपना क्रायोप्रिजर्व्ड oocyte या क्रायोप्रिजर्व्ड एम्ब्रियो यूज किया जा सकता है और होता है ये। एंड एम्ब्रियोज कैन बी क्रिएटेड, ठीक। लेकिन अगर उस पेशेंट से कंसेंट ले लिया गया कि हमारे पास कोई मांगने के लिए आया, तो हम क्या उसको दे सकते हैं? हमारे क्राइटेरिया पर, क्राइटेरिया जो भी मांगेगा सबको थोड़ी दे देगा, उस पर फुलफिल करेगा। हाँ रियली में इसको जरूरत है, किसी को खेलने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी दे देगा। जो उस क्राइटेरिया फुल जिसको आवश्यकता है मिलेगा, आपको कोई दिक्कत, वो कहेगी नहीं, ठीक। तो उसको फिर मार्क कर दिया जाएगा कि अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो उसको रख दिया जाएगा। फिर मतलब रखा हुआ तो है ही, डिजिटली एंटर कर दिया जाएगा उसका डेटा कि मार्क फॉर डोनेशन। अगर डोनेशन के लिए मार्क नहीं है फिर भी क्रायो प्रिजर्व्ड है, तो उस पेशेंट को उसका खर्चा देना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि वो अब पेशेंट के कॉस्ट पर क्रायो प्रिजर्व है। क्योंकि आपको अगर मान लिया आपने डोनेशन के लिए नो बोला, तो और आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट हो चुका है या चल रहा है, तो जब तक आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है तो ऑफ कोर्स डोनेशन के लिए आप अवेलेबल नहीं रहोगे, नो ही कहोगे, ठीक। तब तक तो ठीक है। और उस आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो मीटर चल रहा है, खर्च चल रहा है, वो सब उसी में इंक्लूडेड रहेगा। अब आईवीएफ ट्रीटमेंट हो गया तो बचे हुए एम्ब्रियोज या oocytes हैं, तो क्लिनिक ने पूछा इसका क्या करें, आप कहोगे कि नहीं डोनेट नहीं करना है, तो डिस्ट्रॉय करना है, नहीं करना है, तो रखना है क्रायो प्रिजर्व करके, हाँ रखना है, मैं बाद में हो सकता है यूज करूंगी, तो ठीक है क्रायो प्रिजर्व करके रखेंगे। तो उसका जो खर्चा होगा, किराया होगा, ओके, लिक्विड नाइट्रोजन का, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है ना काफी, वो इवेपोराइज होते रहता है, तो कुछ कुछ दिन के बाद लिक्विड नाइट्रोजन को रिप्लेस करना पड़ता है कंटेनर में, ठीक। अपने आप जो है सो वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में अपने आप तब्दील होते रहेगा, तो घटते जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, फिर उसको भरना पड़ता है बार बार, तो उसका कॉस्ट आता है, तो उसका फिर उसको खर्च लगेगा। लेकिन अगर डोनेट कर दिया है तो हम क्यों खर्च दें, वो फर्टिलिटी क्लिनिक अपना क्रायो प्रिजर्व रखे हुए जिस कंटेनर में, वो उसके कॉस्ट पर होगा, और वो जिसको डोनेट करेगा उससे फिर उसका कॉस्ट वो लेगा, वसूलेगा। आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन किसको लाभ और पहुंचा सकता है? वैसे फीमेल्स को, या वैसे लोगों को, मेल्स को भी, जो अपने रिजर्व, जो गैमिट का रिजर्व है, सॉरी फीमेल्स को पर्टिकुलरली, क्योंकि मेल में कोई गैमिट का रिजर्व नहीं होता है, समझ रहे बात को? मेल्स में गैमिट का रिजर्व नहीं होता है, लेकिन आप पढ़े गैमिटोजेनेसिस तो पढ़ा है सबको, फीमेल्स में गैमिट का रिजर्व होता है, समझे बात को? याद है या भूल गए? गैमिट रिजर्व से क्या मतलब है? ये पूरा पेपर ही है गैमिट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इस पूरे पेपर में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इज अबाउट गैमिट बायोलॉजी। यूनिट 1 खत्म कर दिए, यूनिट 2 अब खत्म होने वाला है। ये सब गैमिट बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी शुरू होगा, यूनिट 3, 4, 5। गैमिट रिजर्व से आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, इतनी बार डिस्कस किया। व्हाट डू यू मीन बाय गैमिट रिजर्व? एनीबॉडी? कोई फायदा नहीं है फिर इतना पढ़ाने का। गैमिट रिजर्व बताइए कोई।
गैमेट रिजर्व का किसी को यूज कर सकते बाद में फर्टिलिटी के लिए, मेल फीमेल तो भी गैमेट बने। नो, ये हम नेचुरल वे में बात, मतलब बॉडी में गैमेट रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। किसी क्रायो प्रिजर्व क्लिनिक या फ्रिज के अंदर गैमेट रिजर्व की बात नहीं कर रहे हैं। आपके बॉडी में गैमेट जो है रिजर्व है इन फीमेल्स, इसको कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। बताए हैं ये आपको हम, ओवेरियन रिजर्व। मेल्स में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मेल जो है थ्रू आउट द लाइफ दे कैन गिव राइज टू स्पर्म, लेकिन फीमेल्स जो है वो सिर्फ उनमें, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट, जब वो फीमेल जब फीटस में है, फीमेल फीटस है, तो उसका जब 20 वीक 20 वीक होता है, 20 वीक ऑफ द जेस्टेशनल एज, इस 20 वीक से पहले आपका सारा सेल डिवीजन होते गया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। 20, इसी को बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। 20 वीक्स पर आप जब होता है तो उस समय 6 to 7 मिलियन एग्स होते हैं, इमेच्योर एग्स या ऊगोनियम बोलते हैं। 6 to 7 मिलियंस, 60 से 70 लाख cells, oogonia, are present in the ovary. At 20 weeks of age, 20 week gestational age, before birth. और ये फिर उसके बाद डिक्रीज होता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। और जब बर्थ हुआ, that time it is somewhere around 3 million. उसके बाद प्यूबर्टी पर और घट गया, और क्योंकि प्यूबर्टी के बाद फिर उसका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है साइकिल। हर साइकिल में एक बैच ऑफ उगोनिया, उस बैच में से एक ही फाइनल मैच्योर्ड एग बन पाता है नेचुरल साइकिल, और बाकी बचे हुए सब डाई कर जाते हैं। तो हर साइकिल में एक एक बैच नष्ट होते गया, और जब तक फीमेल 30 साल तक पहुंचती है, 30 इयर्स, उस समय तक इस 6 to 7 मिलियन सेल्स का जो इसका पीक है, ये पीक है, पीक आता है रहता है 20 वीक्स पर, सबसे ज्यादा इस समय प्रेजेंट है। इस पीक का 90% जो है लॉस हो जाता है 30 इयर्स के एज तक। इसका सिर्फ 10% बचा। तो मान लो 6 मिलियन है, तो 6 मिलियन का 10% 0.6 मिलियन, यानी 0.6 मिलियन हो गया आपका 1 मिलियन पर 6 शून्य, और 10% ऑफ ए मिलियन विल बी 6 लाख, 5 शून्य, ये 10% बचा 30 साल के एज में। और 40 साल तक होते होते जो है ये 10% है, 10% ऑफ द पीक, 40 साल तक आते आते 3% ऑफ द पीक बच जाते हैं, यानी ओनली अराउंड 3% ऑफ द एग्स आर लेफ्ट। और ज्यादातर वुमन जो है इसी वजह से 40 साल के बाद they are no longer able to become naturally pregnant, और खासकर मिड 40 के बाद तो एकदम नहीं, 45 एज के बाद। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि
ओवेरियन रिजर्व है, इसी को बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। तो इस पर्टिकुलर के मतलब फीमेल के केस में ये क्या है, आप कह सकते हैं कि एग का एक्सपायरी डेट है, ठीक, यानी 45 साल के बाद सारे एग जो है एक्सपायर कर गए, तब तक धीरे 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 एक्सपायर करते जा रहे हैं और यहाँ पर जाके पूरा गया। आ रहा समझ में? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो ये हो गया एक्सपायरी डेट। तो विचित्र होता है फीमेल का बॉडी भी, एग का तो एक्सपायरी डेट है, लेकिन आपका जहां पर फर्टिलाइजेशन है होता है एग का, सॉरी फर्टिलाइज एग का जहां पर ग्रोथ होता है, फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में हुआ नॉर्मल वे में, फर्टिलाइजेशन के बाद जहां पर ग्रोथ होता है यानी यूट्रस, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी डेट एग का है लेकिन यूट्रस का नहीं है, ठीक। तो इससे क्या फायदा उठा रहे हैं लोग कि after 45 years of the age also female can become pregnant because uterus doesn't have any expiry date. So with the help of either donated egg or embryo or hyperstimulated ovary, female can become pregnant again, or female can become pregnant at the old age with the help of this technique. अब जिसने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया 2019 में, मैंने क्लास में 79 इयर्स बताया था, 74 इयर्स है बच्चों में एक्चुअली उस महिला की उम्र, मतलब उस महिला जो 74 इयर्स में मां बनी और उसे जुड़वा बच्चे हुए। ठीक है, तो यह उनके अपने बच्चे थे और अभी तक मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन से, नहीं सॉरी ये क्लियर नहीं है, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या वो डोनेटेड एम्ब्रियो यूज किए थे या हाइपर स्टिमुलेशन उनके खुद का ओवरी का किया गया था। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, क्लियर होगा तो मैं बता दूंगा उस बुढ़ी के साथ क्या हुआ, किया गया, किस प्रोसीजर से आईवीएफ हुआ। तो अब बताओ, जीवन भर 74 साल से पहले तक वो तरसती रही माँ बनने के लिए, अब उस उम्र में माँ बनी तो उसको कितना लाज लगता होगा समाज में। लेकिन कोई नहीं, उसका खुशी मिली, ओके, चैन से वो जाएगी। तो इस वजह से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करके हम बाउंड्री को बढ़ाते हैं। अब इस पर हम आएंगे थोड़ा देर बाद में, नहीं अभी यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि फिर छूट जाएगा नहीं तो ये। तो इस तरह से बायोलॉजिकल जो कॉन्स्ट्रेंट है उसको हम ओवरकम करते हैं। कॉन्स्टेंट यही है कि मेनोपॉज and risk of dangerous complications also associated with carrying a child, this also can be overcome by IVF, ठीक। और अगर मान लो कि जैसे ओवेरियन रिजर्व डिप्लीट करने वाला है, ये पता है आप उसको, फीमेल को क्यों डिप्लीट करेगा ओवेरियन रिजर्व, सपोज कि फीमेल को कैंसर है और वो माँ बनना चाहती है, डॉक्टर बोला कीमोथेरेपी आपको होगा। अब कीमो एज ए रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी उसका ओवेरियन रिजर्व नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? कीमोथेरेपी केमिकल एजेंट्स है, यह आपका म्यूटाजेंस है और ये एक्चुअली टॉक्सिक फॉर द सेल्स होते हैं। तो दोनों तरह के सेल, कैंसरस सेल्स और हेल्दी सेल्स, सबके लिए टॉक्सिक है इन जनरल। तो कीमोथेरेपी विल डिस्ट्रॉय दिस पॉपुलेशन ऑफ द oocyte रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व। तो वो क्या करेगी, कीमोथेरेपी होने से पहले अपने एग को हार्वेस्ट करवा लेगी, रिट्रीव करवा लेगी और उसको क्रायो प्रिजर्व करवा देगी। आपकी डॉक्टर बोलेगी करो कीमोथेरेपी, ठीक। तो ये
सुविधा मिल गई उसको। फिर तो और इवन डिजीज भी है, अगर किसी को इन्फेक्शियस वायरल डिजीज, तो वो यूज कर सकता है। ठीक, अब इसका मतलब क्योंकि ओवेरियन यूट्रस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो अब फीमेल्स जो है आईवीएफ टेक्निक को यूज करके जो ओल्ड एज में भी दे कैन बिकम प्रेग्नेंट एंड मदर। तो सवाल उठता है कि हाउ मच ओल्ड इज द टू ओल्ड टू गिव बर्थ। तो इसका कोई जवाब क्लियर कट नहीं है, क्योंकि हर एज पर टू ओल्ड मतलब 74 इयर्स एज पर भी बच्चा हो रहा है। यूट्रस इज हेल्दी, कम से कम यूट्रस तो उसका अपना ही था, यूट्रस इज हेल्दी, उससे पूरा बेबी को ग्रोथ के लायक नॉरिशमेंट, सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन फैक्टर्स, ये सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेस्टेशन टाइम सब मिल गया। तो 60 साल की महिला भी, 74 साल की भी, 72 साल की भी, हर उम्र पर प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है, तो इसमें फिर एथिक्स आ जाता है, मेडिकल एथिक्स, ये सब इसमें बहुत सारा। ठीक, क्योंकि ये सारे एथिक्स जो है एडवांस मैटरनल एज के अराउंड, क्योंकि समाज ऐसा है, टैबू है इसमें बहुत, सो कोई इजी बात नहीं है इसलिए। तो जैसे कि एक जो है, ये बताया आपको, इसको मिटा देते हैं। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड जान लो आप। 2019 में, इसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, अगर आएगा कहीं तो बता। 2019 में एक 74 इयर्स फीमेल को ट्विन हुआ। हम्म, 2019 से पहले रिकॉर्ड था 2016 का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम दर्ज है। इसीलिए विदेशी हम लोगों के ऊपर हंसते हैं, कहते हैं यहाँ पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है। मतलब चाहत जो है इतनी उम्र में भी नहीं गई। 2016 में जो है आपका एक महिला थी 72 इयर्स की, इसका रिकॉर्ड था। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सेकेंड वर्ल्ड रिकॉर्ड, और बड़े ही गर्व की बात है, ये भी हमारे देश का ही है। ये मतलब इसका नाम है, इस महिला का नाम है दलजिंदर कौर, पंजाबी थी, 72 इयर्स वाली। इसने एक हेल्दी बेबी डिलीवर किया, एक बॉय, सिंगलटन हुआ था इसको, सिंगल बॉय। और 2016 में, अभी वो लड़का 6 साल का, 5 साल का हो गया, और माँ जो है 77 साल की हो गई। लड़का का नाम जो है सो अरमान सिंह है, अरमान सिंह, ये 5 साल का बच्चा। और इनको शादी के 72 साल उम्र में, यानी तब तक इनकी शादी की 46 साल हो चुकी थे, 46 साल की शादी के बाद हुआ बच्चा। और 20 साल के मीनोपॉज के बाद, इसका मीनोपॉज मतलब फिर 52 साल में हुआ, 20 साल के मीनोपॉज के बाद। और क्यों ये गई, ये बहुत ही डेस्परेट थी बच्चे के लिए। ठीक, इसके पहले केस था आपका, इसके पहले रिकॉर्ड जो था वो 2006 में रिकॉर्ड था
ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, सब इंडिया ही है। ये भी बहादुर इंडिया के ही है। इंडियन 2006 and her name is राजो देवी, और इसको 70 साल की उम्र में ये माँ बनी 2006 में, और इसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, लड़की को। उसके पहले रिकॉर्ड जो अब चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 2004 वाला, वो है इंडिया से बाहर का, जो कि 66 साल में मां बनी। तो इस तरह से है। ठीक। तो लेकिन अब इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, जैसे कि एक 66 साल में एक और महिला जो मां बनी थी, उसका नाम है मारिया बोसोडा, 66 इयर्स, और ये कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। तो ये 3 साल के बाद इसका डेथ हो गया था, कंसीव करने के 3 साल बाद, और ये अपने पीछे एक 2 साल के जुड़वा बच्चे अनाथ छूट गए, और 2 ही साल की मां मर गई, ओल्ड एज में होने का ही हुआ। तो इससे फिर डिबेट क्रिएट हुआ कि एज का रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, इतना ओल्ड एज में टेक्निक अलाउ कर रहा है तो क्या, इतना ये ओल्ड एज में माँ क्यों बन रहे हो आप? अपने चाहत के लिए आगे जो बच्चा होगा उसका फ्यूचर खराब कर, उसको पेरेंटल केयर नहीं मिलेगा, वो अनाथ हो जाएगा कम उम्र में ही। तो इस तरह से कुछ एज रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए। तो ये सब डिबेट चल रहा है, हालांकि अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और फीमेल के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि वो बच्चा पैदा करे, उनके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है ऑन द वुमन टू बिकम मदर। और साथ ही साथ सिर्फ माँ ही ना बने, एक हेल्दी बच्चे की माँ बने। यह भी देखा जाता है कि अगर अनहेल्दी बच्चा या कोई डिफेक्टिव बच्चा पैदा होती है तो महिलाओं को तशद्दुद झेलना पड़ता है, उसका खामियाजा सास, पति, रिलेटिव्स, इन लॉज उसे ताना देते हैं, उसे ही गड़बड़ बताते हैं। तो उनको ये जानकारी नहीं होता है कि ये जेनेटिक है या इसके पीछे आप ही के जो लाडले हैं वही, उसी का कोई करियर जीन हो डिफेक्टिव, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब उनको नॉलेज नहीं होता है। ठीक, आ रहा समझ में स्टूडेंट? यस सर। यस सर। तो अब तो आप देख लीजिए कितना फायदा है इसका। क्रायो प्रिजर्वेशन जब बताया तो ये सब आ गया चर्चा में। तो क्रायो प्रिजर्वेशन 2017 के बाद मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है इस टेक्निक को एसेंशियली अडॉप्ट कर लिए हैं, और जितने भी oocytes और एम्ब्रियो बच जाते हैं, ठीक है, आफ्टर मतलब उसको बिफोर फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो के बच गए। oocyte कैसे बचेगा? oocyte बचेगा कि सारे oocytes को इनक्यूबेट नहीं किया गया, oocyte को सेलेक्ट किया गया था, जो मेटाफेज 2 में थे उनको इनक्यूबेट किया गया। जो मेटाफेज 2 से पीछे चल रहे थे oocyte, उनको या तो फ्रीज कर दिया गया या आईवीएम के लिए उनको डाल दिया गया, यानी इन विट्रो मैचुरेशन के लिए। और अब क्या होगा, इन विट्रो मैचुरेशन करने के बाद फिर या तो उनको आगे को इनक्यूबेट किया जा सकता है विथ स्पर्म,
या नहीं तो इन विट्रो मैच्योरेशन के बाद उनको क्रायो प्रिजर्व कर दिया जाएगा उस साइड। फिर अब देखिए कुछ अलग अलग चीज है, जैसे ये सारे एक सेकंड इसको मिटा दूं। अब देखिए एबनॉर्मल मेल कहाँ गया, एबनॉर्मल मेल, एबनॉर्मल मेल को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये सब का एबनॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल है। तो इसको हो सकता है माइल्ड आईवीएफ का जरूरत पड़े भी नहीं भी, क्योंकि नॉर्मल फीमेल है, माइल्ड आईवीएफ की जरूरत पड़े भी नहीं भी। पहले तो ट्राई किया जाएगा बिना नेचुरल आईवीएफ साइकिल के द्वारा ही संभव हो जाए। तो पीजीडी पीजीएस का पीजीडी तो सबके लिए कॉमन बन गया टेक्निक, यानी अगर नॉर्मल फीमेल एबनॉर्मल मेल है तब मेल इनफर्टिलिटी है, तब एडिशनल टेक्निक आपको बताया ही है ICSI। ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is the technique where a single sperm is injected directly into an egg, and its main uses is an expansion of IVF and is to overcome male infertility problems। हालांकि यह टेक्निक वहां भी यूज किया जाता है जहां पर मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है कि एग्स जो है in that case where the eggs cannot easily be penetrated by sperm। ठीक, तो उस केस में भी यानी मेल इनफर्टाइल नहीं है लेकिन स्पर्म ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ICSI हो रहा है तो इसका मतलब मेल जो है इनफर्टाइल है, that doesn't mean। लेकिन हाँ मेल इनफर्टाइल है तो ICSI मस्ट है, जरूर है। सारे इनफर्टाइल मेल्स के केस में ICSI लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है आपको जो इनफर्टाइल मेल जो कंडीशन है उसको बोलते हैं टेराटोजूस्पर्मिया। एक टर्म है, याद रख लो, टेराटोजूस्पर्मिया। ये एक वर्ड है, अलग अलग नहीं है, जूस्पर्मिया। ट्रेटोजूस्पर्मिया में क्या होता है कि वही है, मतलब स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिफॉर्म्ड रहता है। इसमें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम लोग, स्पर्म का शेप साइज ये सब डिफॉर्म रहा। तो इस कंडीशन को जैसे मान लिया कि स्पर्म ICSI तब भी यूज करेंगे जब स्पर्म डोनेट किया जाएगा, तब भी स्पर्म अगर मान लिया स्पर्म डोनेशन से लिया गया है और फीमेल का जो पेनिट्रेशन है एग का वो नहीं हो रहा है, दैट टाइम आल्सो ICSI यूज करेंगे। और ट्रेटोजूस्पर्मिया है तब भी ICSI यूज करेंगे। तो इसमें क्या है कि बस मॉर्फोलॉजी जो है स्पर्म का वो एबनॉर्मल होता है टेराटोजूस्पर्मिया में। और ये देखा गया है, क्योंकि सवाल उठेगा फिर ICSI यूज करेंगे अगर एज ए टेक्निक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। ICSI से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट में क्या असर होता है, और ICSI नहीं नेचुरल वे में फर्टिलाइजेशन हो तब जायगोट कैसे डेवलप होता है, तब कैसे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है,
या ब्लास्टोसिस्ट फिर बाद में इम्प्लांट कितना सक्सेसफुली होता है ICSI यूज करने के बाद और नहीं यूज करने के बाद, दोनों कंडीशन में क्या कंपेरिजन। तो यही पाया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। आप ICSI से करें चाहे को इंक्यूबेशन करके करें, ओके, दोनों केस में जो है सेम है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सेम तरीके से होती है, ओके। इम्प्लांटेशन रेट में कोई अंतर नहीं है, सेम है। प्रेगनेंसी रेट में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर ICSI यूज किया जाएगा। क्योंकि नेचुरल में नहीं हो रहा था तो ICSI यूज करेंगे और कोई अंतर नहीं है ICSI यूज करने के बाद भी। तो ये देखा गया, बहुत सारा स्टडी किया गया जिसमें कि मेल नॉर्मल था, टेराटोजूस्पर्मिया उनको नहीं थी, और इस पर उसको और को इंक्यूबेट किया गया नॉर्मल फीमेल एम्ब्रियो के oocyte के साथ, और वो स्पॉन्टेनियसली फर्टिलाइज किए। तब डेवलपमेंट कैसा हुआ एम्ब्रियो का, और उसी नॉर्मल मेल के ही टेराटोजूस्पर्मिया नहीं थी, तब भी उसके एक स्पर्म का इंजेक्ट कराया गया फीमेल, मतलब इंजेक्ट कराया गया एग को, और तब जब जायगोट डेवलप हुआ तब उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ। सेम मेल है, ओके, सेम फीमेल है, सेम मेल सेम फीमेल। पहला केस में ICSI यूज किया गया है, दूसरा केस में ICSI नहीं यूज किया गया। दोनों केस में डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का सेम टाइप का हो रहा है, इम्प्लांटेशन भी सेम तरह से हो रही है, सेम हो रहा है, ओके। तो फिर ICSI का फायदा हो गया, ठीक है, इसको यूज करेंगे, इनफर्टाइल मेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी इस टेक्निक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉस्ट, मतलब पैसा को छोड़ के कोई अगर कॉस्ट नहीं है कि चाइल्ड जो है आगे चल के डिफॉर्मेटिव हो जाएगा, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हो गया आपका ये। फिर एडिशनल टेक्निक्स भी हैं कुछ कुछ, जो ये सारे एडिशनल टेक्निक्स हम बता रहे हैं आपको। एक तो होता है एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग, यह भी किया जा सकता है। तो एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग बेसिकली जो डोनेटेड एम्ब्रियोज होते हैं उनमें किया जाता है। जो डोनेशन के लिए एम्ब्रियोज रखे हैं हुए हैं उनमें एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग की हुई रहती है। तो एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग से मतलब है कि पूरा उस जायगोट के एंटायर जीनोम, एंटायर ट्रांसक्रिप्टोम, एंटायर प्रोटियोम, एंटायर मेटाबोलोम, इसके इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होंगे एम्ब्रियो के, और साथ ही साथ जेनेटिक डिजीजेस PGD पूरा इस पर परफॉर्म्ड होगा। ये सब किया हुआ है, ओके है। तो ये तो इस तरह से एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग, अगर डोनेटेड एम्ब्रियो यूज किया गया है तो उस एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग को, या कोई एम्ब्रियो को डोनेट कर रहा है तो भी एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग होगा। जैसे नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल अपना काम चला लिया, उसके बाद एम्ब्रियो को डोनेट किया, और डोनेटेड एम्ब्रियो जो है वो प्रोफाइल्ड है। इस सब से क्या हो रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है प्रोफाइलिंग, लेकिन डिबेट भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या, आप फिर चुनिएगा जो चीज नेचुरल वे में हो रहा था वहां पर फिर कोई आपत्ति नहीं है। कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, ये स्वतः ही तय हो रहा है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, आप चुन रहे हैं, आप बेस्ट चुन रहे हैं। जैसे एक क्लासिक केस हो गया था प्रॉब्लम यूनाइटेड किंगडम में, एथिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसमें एक मतलब कपल था और वो कपल दोनों गूंगे बहरे थे, पति भी पत्नी दोनों बहरा, और उसने केस दायर, उसने IVF में उनका कराया गया, तो उनको बच्चा जो है वो बहरा पैदा नहीं हुआ, वो बोलने सुनने वाला हो गया पैदा। तो उसने केस कर दिया फर्टिलिटी क्लिनिक के ऊपर, बोला कि हम लोग गूंगा बहरा है, पति पत्नी, बच्चा आप दे दिया हमको बोलने और सुनने वाला, अब हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ये हमसे अलग है, इसलिए मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। वाई, क्यों, हम गूंगा बहरा, मेरा बच्चा भी गूंगा बहरा पैदा होना चाहिए था।
तो हमने फर्टिलिटी क्लिनिक को बोला था कि मेरा बच्चा भी गूंगा बहरा ही हो, हमारे जैसा ही। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब कोर्ट कहेगा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ही का बच्चा है। तो फिर उसमें काफी धीरे चलते रहा, बाद में डिस्पोज ऑफ हुआ, टाइम बहुत बर्बाद हुआ। ओके, एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग। अब समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो क्या आप लोग? नो सर। नो सर। तो अब देखिए, एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग, जितने भी बचे हुए एम्ब्रियो होंगे सबके होंगे। तो सबके पास एम्ब्रियो बचेगा, सब एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग कर सकता है, इसको भी भरेंगे एम्ब्रियो प्रोफाइल। या कोई एबनॉर्मल मेल, एबनॉर्मल फीमेल, सारा कोशिश करके थक के हार गया। उसका चाहत था कि असली जेनेटिक डीएनए वाला माता पिता हम ही हो, इसलिए इतना प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तब भी नहीं हुआ बच्चा। तो उसने एम्ब्रियो ले लिया डोनेशन से, और फिर वो पेरेंट बने। तो वो भी एम्ब्रियो प्रोफाइल। अब आपके सामने सब सामान रखा हुआ है, तो आप बढ़िया पैकेजिंग वाला, बढ़िया दाम वाला, बढ़िया क्वालिटी वाला चुनोगे। तो एक तरह से ये वस्तु हो गई एम्ब्रियो। अब आपको चुनना है कौन बढ़िया है, इसका मेटाबोलोम देखे, जीनोम देखे, ये देखे, वो देखे, ये ठीक लग रहा है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, ये ठीक लग रहा है, इसको चुने। तो यहाँ पर हालांकि मेल फीमेल का इंफॉर्मेशन जो है वो छुपा लिया जाता है, गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये बैन है। ये भी एम्ब्रियो प्रोफाइलिंग, इसको करेगा ही, ये बाद में आएगी टेक्निक, इसमें भी लिख देता हूँ। अब देखिए, एक बताए थे क्लास में, असिस्टेड जोना हैचिंग, AZH, एक और टेक्निक है जो परफॉर्म किया जाता है एकदम तुरंत बाद, तुरंत पहले। कब पहले? जब एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करना होता है, उसके जस्ट पहले, बहुत पहले नहीं, जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्मॉल ओपनिंग बनाई जाती है इन द आउटर लेयर ऑफ द सराउंडिंग द